हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th बायो का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये पहला लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक बात आप समझ लीजिए कि देखिए जो फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं, एंजियोस्पर्म्स है ना, ये आप जानते हैं। एंजियोस्पर्म्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, 2n है, डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट है। ये स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, ये सारे टर्म्स आपने प्लांट किंगडम में समझे हुए हैं, ठीक है। तो ये तो न्यू है नहीं। अब यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड होता है रूट, स्टेम एंड लीफ में। अब साथ ही याद रखना कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, है ना, स्पोरस मतलब स्पोर, मतलब यहाँ पे दो टाइप के स्पोर्स बनते हैं। एक है माइक्रोस्पोर्स, दूसरा है मेगा स्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स मेल स्पोर्स है और मेगा स्पोर्स जो है वो फीमेल स्पोर्स है। मतलब माइक्रोस्पोर्स से आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनेगा, माइक्रोस्पोर्स से आगे चल के मेल गैमेटोफाइट बनेगा और मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट होते हैं। और मेगा स्पोर से आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट बनता है और फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमीट होते हैं। ये सारी बातें अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, ये आप थोड़ा याद रखिएगा। अब चलिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो फ्लावर के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हमने फ्लावर के बारे में ही नहीं पढ़ा तो ये तो बुरा हो जाएगा ना। तो हमें यहाँ पे फ्लावर के बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक बातें वो समझनी है। देखो, फ्लावर के बारे में मैंने आपको मॉर्फोलॉजी क्लास 11th मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ाया था। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये एक फ्लावर का डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया। खिला हुआ, खिला खिला सा फ्लावर है, एकदम काफी खुला हुआ है फ्लावर। आपको सारे पार्ट्स इसके जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, फ्लावर का ये जो डंठल है, डंठल, इसको क्या कहते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक ऑफ फ्लावर को क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। फ्लावर के डंठल को क्या कहते हैं, पेडिसिल कहते हैं। देखो, पेडिसिल का जो स्पेलिंग है ना, ये है PEDICEL, पेडिसिल। एक्चुअली ये जो डायग्राम है ये मैंने मॉर्फोलॉजी चैप्टर पढ़ाते समय बनाया था। यहाँ पे गलती से ना पेडिसिल का स्पेलिंग PEDICLE लिखा गया था। बाद में मैंने देखा तो कितनी गलती हो गई। तो आप थोड़ा देख लेना, यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो थोड़ा करेक्शन कर लेना। पेडिसिल का स्पेलिंग होगा PEDICEL, पेडिसिल। पेडिसिल क्या है, फ्लावर का डंठल है, स्टॉक ऑफ फ्लावर है, फ्लावर का स्टॉक है। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या होता है, तो देखो एनसीईआरटी ने लिखा है कि सोलन एंड ऑफ स्टॉक, स्टॉक डंठल का जो ये फूला हुआ एंड है इसे क्या कहेंगे, थैलेमस, या कह सकते हैं सोलन एंड ऑफ पेडिसिल। पेडिसिल का ये जो फूला हुआ सा एंड है इसे क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं, ठीक है। अब आपने फ्लावर देखा हुआ, आप सभी ने फ्लावर तो देखा हुआ ही है। तो अगर आपने कभी फ्लावर देखा है तो फ्लावर में आपको हरे हरे रंग की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। बहुत सारी हरे रंग की बहुत सारी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। उन्हें हम कहते हैं सेपल्स। एक को सेपल लिख दिया है। देखो, आपने अगर कली देखा हो, कली, गुलाब की कली, बर्ड, तो वो आपको हरे रंग की दिखाई देती है। उसमें वो जो ऊपर में हरा हरा सा स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, वो सेपल्स होते हैं। अब देखो, सेपल्स क्या कर रहे हैं, जब फ्लावर बर्ड स्टेज में है, कली की अवस्था में है, तो बर्ड स्टेज में फ्लावर का जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको वो प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। तो फ्लावर के अंदर बहुत सारे हरे रंग के सेपल्स आपको दिखाई देते हैं और सेपल्स से मिलके एक चक्र या वर्ण बनता है जिसे कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। अब देखो, अब जब जो फ्लावर है, फूल है, वो खिलेगा तो अंदर से ना पेटल्स निकल के बाहर आ जाते हैं और जो सेपल्स है वो नीचे आ जाते हैं। मतलब अब इनका प्रोटेक्शन का काम खत्म हो गया। तो फ्लावर में आपको बहुत सारे ऐसे रंगीन कलरफुल पेटल्स दिखाई देते हैं। ये पेटल्स सफेद भी हो सकते हैं, व्हाइट कलर के भी हो सकते हैं, कलरफुल भी हो सकते हैं। तो फ्लावर के अंदर बहुत सारे पेटल्स होते हैं और पेटल्स से मिलकर एक वॉल या चक्र बनता है जिसे हम कहते हैं कोरोला। इसी तरह फ्लावर के अंदर स्टेमन होते हैं, है ना। स्टेमन से मिलके एक वर्ल या चक्र बनता है जिसे हम कहते हैं एंड्रोइसियम। और ये फ्लावर का मेल पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा फ्लावर में कार्पल होते हैं। ये देखो, ये कार्पल है और कार्पल से मिलके बनता है गाइनोइसियम। गाइनोइसियम में एक कार्पल भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा कार्पल भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के फ्लावर के अंदर 4 चक्र या वर्ल पाए जाते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ये बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो देख लीजिए, 1 मिनट। हाँ, 4 फ्लोरल वर्ल्स। फ्लावर के अंदर 4 वर्ल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, फ्लोरल वर्ल्स कहते हैं। और इन वर्ल्स को, इन चक्र को ऑर्गन भी कह दिया जाता है। देखो समझेंगे। पहला क्या है, कैलिक्स। कैलिक्स जो है वो सेपल्स से मिलके बनता है ना।
फिर दूसरा है कोरोला। कोरोला किससे मिलके बनता है? पेटल्स से। एंड्रोइसियम किससे मिलके बनता है? स्टेमन से। एंड गाइनोइसियम किससे मिलके बनता है? कार्पल से। यहाँ पे देखो एस मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये है कि गाइनोइसियम में एक कार्पल भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा कार्पल भी हो सकते हैं। अब कैलिक्स को ये सारे मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा है। कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते के से, कोरोला को सी से, एंड्रोइसियम को ए से और ये फ्लावर का मेल पार्ट है, एंड गाइनोइसियम को जी से और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है। ठीक है, अब देखो इन्हें इन वर्ल्स को ऑर्गन भी कह दिया जाता है। एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है क्लास 11th मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में कि जो देखिए एंड्रोसियम एंड गाइनोइसियम है ना, ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और जो सेपल्स एंड जो कैलिक्स एंड कोरोला है ये फ्लावर के असेसरी ऑर्गन्स है। देखिए ये तो मेल एंड फीमेल पार्ट है ना, तो ये तो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो इन्हें हम क्या कह देंगे? इन्हें हम रिप्रोडक्टिव वर्ल्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। और ये तो सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं ना, रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, तो इन्हें हम असेसरी वर्ल्ड या असेसरी ऑर्गन्स कह देते हैं। देखो फ्लावर खुद एक ऑर्गन है। जब हम प्लांट के ऑर्गन की बात करते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि जो जड़, तना, पत्ती ये सभी प्लांट के ऑर्गन है। फ्लावर भी प्लांट का एक ऑर्गन है। फ्लावर जो है वो खुद एक ऑर्गन है, और ये जो है ये सभी इन्हें फ्लावर का ऑर्गन माना जाता है। एनसीईआरटी ने क्लियरली लिखा है, इसलिए बता रही हूं, तो याद रखिएगा इन वर्ड्स को ऑर्गन्स भी कह देते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, अब देखो तो ये फ्लावर की बात हुई। अब एक साइंटिस्ट आते हैं गोथे। गोथे साहब ने फ्लावर का बहुत गहन अध्ययन किया, उसके बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भैया ये जो फ्लावर है, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। अब ये सूट क्या होता है आप जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बता देती हूँ कि देखो प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं, है ना, आपने मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो एरियल पार्ट्स हैं, ये देखो देखो ये यहाँ पे प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं इन्हें सूट्स कहा जाता है। यहाँ पे ये देखो, ये बीच में जो दिख रहा है ये तना है, स्टेम है, और स्टेम पे ये क्या लगी है? ये पत्तियां लगी हैं, लीफ लगी हैं। तो स्टेम प्लस लीव्स को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं? सूट कह देते हैं। ये प्लांट मान लीजिए अभी नया नया बना है, तो इसमें फूल और फल नहीं आए हैं, है ना, तो स्टेम प्लस लीव्स को हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं? सूट कह देते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि स्टेम का वो रीजन, वो क्षेत्र जहां पे पत्तियां लगी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच का ये क्या कहलाएगा? इंटरनोड कहलाएगा। तो ये थोड़ा सा सूट का ज्ञान ले लिया आपने। तो गोथे साहब ने क्या कहा कि ये जो फ्लावर है ये मॉडिफाइड सूट है। अब इनकी बात दूसरे साइंटिस्टों तक पहुंची, तो कुछ जो पुष्प प्रेमी साइंटिस्ट थे वो नाराज हो गए इस बात से कि ऐसा कैसे कह दिया भाई, इतना सुंदर फ्लावर, इसको मॉडिफाइड सूट कैसे कह दिया? तो गोथे साहब ने कहा कि देखो भाई, नाराज होने की जरूरत ना है, यहाँ पे समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो आप भी समझिए कि उन्होंने क्या समझा है। उन्होंने कहा कि देखो भैया, यहाँ पे आपको ये जो थैलेमस दिख रहा है, ये थैलेमस, इस पे 4 नोड्स प्रेजेंट हैं थैलेमस पे, और 4 नोड्स के बीच में 3 इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं। 2 नोड के बीच में 1 इंटरनोड है, तो 4 नोड के बीच में 3 इंटरनोड हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो थैलेमस आपको दिख रहा है, इस पे 4 नोड्स प्रेजेंट है, एंड 4 नोड्स के बीच में 3 इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि इनमें से जो पहला वाला नोड है उस पे लगे होते हैं सेपल्स, दूसरा नोड पे लगे हैं पेटल्स, तीसरे पे लगे हैं स्टेमन्स और चौथे पे लगे हैं कार्पल। तो इन्होंने कहा कि देखो स्टेम में नोड इंटरनोड होता है, तो ये जो थैलेमस है इसमें नोड इंटरनोड प्रेजेंट है, तो थैलेमस एक टाइप का मॉडिफाइड स्टेम है। फिर इन्होंने कहा कि देखो स्टेम का वो रीजन जहां पे पत्ती लगी होती है उसे नोड कहते हैं, तो नोड पे जो भी स्ट्रक्चर लगी है उसे हम क्या कहेंगे? लीफ कहेंगे। तो जो सेपल है ये नोड पे लगे हैं, पेटल है ये नोड पे लगे हैं, स्टेमन जो है वो नोड पे लगे हैं, कार्पल जो है वो नोड पे लगे हैं। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये नोड पे डेवलप हो रहे हैं, तो ये सभी क्या है? ये सभी मॉडिफाइड लीव्स हैं, ये फ्लोरल लीव्स हैं, फ्लावर के लीफ हैं, पुष्प की पत्तियां हैं ये सभी। तो चूंकि ये जो सेपल है कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं? नोड पे, तो इन्हें फ्लावर की लीफ माना गया, फ्लोरल लीफ माना गया। इस पेटल को भी फ्लावर की पत्ती माना गया, स्टेमन को भी लीफ माना गया, एंड कार्पल को भी लीफ माना गया। तो ये सभी क्या है? मॉडिफाइड लीव्स है। तो स्टेम भी है, थैलेमस को मॉडिफाइड स्टेम कहा, और उस पे ये पत्तियां भी हैं, तो स्टेम प्लस लीव्स को हम क्या कहते हैं? सूट कहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने इस फ्लावर को नहीं, मतलब फ्लावर को क्या कहा? मॉडिफाइड सूट कहा। ठीक है, तो ये सभी जो है सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, ये सभी क्या है? मॉडिफाइड लीव्स हैं, फ्लोरल लीव्स हैं, या इन्हें हम फ्लोरल अपेंडेजेस भी कह देते हैं। देखो स्टेमन को लीफ मानते हुए इन्हें माइक्रोस्पोरोफिल कह दिया जाता है। फिल का मतलब क्या है? लीफ,
है ना, और कार्पल को लीफ मानते हुए इन्हें मेगास्पोरोफिल कह दिया जाता है। तो ये हो गई फ्लावर की बात, यहां तक क्लियर है। अब इसको मैं हटाती हूं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए इसके बारे में क्या लिखा है कि इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और फ्यूजन होगा, ठीक है। इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी आप जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तुलना में कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है, धीमा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स की बात करें तो इवेंट्स ऑफ एसआर मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी कैटेगराइज्ड इनटू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, तो एक तो होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा है फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यहाँ पे 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हम एक एक करके तीनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे। देखो फर्टिलाइजेशन से पहले भी तो कुछ घटनाएं घटती हैं ना, जैसे कि फर्टिलाइजेशन कराना है तो सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस कराना होगा। गैमेटो मतलब गैमीट, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन कराना होगा। दूसरा गैमीट ट्रांसफर भी तो कराना होगा। तो ये सारी घटनाएं जो है ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएंगी, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले ये सभी कराना पड़ता है। तो आइए देखते हैं। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पे एंड्रोइसियम की। इसके एंड्रोइसियम जो होते हैं अभी आपने सीखा, ये स्टेमन से मिलके बने होते हैं। एंड्रोइसियम किससे मिलके बने हैं, स्टेमन से मिलके बने हैं। तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इकाई स्टेमन, स्टेमन क्या हो जाएगी, इसकी इकाई हो जाएगी। और ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो कार्पल है वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो अब हम यहाँ पे स्टेमन की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक स्टेमन का डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे आप 2 पार्ट्स क्लियरली देख पा रहे होंगे, एक तो ये वाला पार्ट एंड दूसरा ये धागा जैसा कुछ दिख रहा है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसे कहते हैं एंथर। इसे क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। ये टर्मिनल पार्ट है, ये फर्टाइल पार्ट है, यहीं पे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, हम आगे सब देखेंगे डिटेल में। और ये जनरली बायलोब्ड होते हैं। बाय का मतलब होता है 2, लोब्ड का मतलब होता है लोब। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनके लोब्स दिखाए गए एंथर के, ये 1 ये 2 लोब होते हैं। तो जनरली जो है वो एंथर बायलोब्ड होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो धागा जैसा कुछ दिख रहा है इसे कहते हैं फिलामेंट। ये कैसा लॉन्ग है, लंबा है, पतला है और ये स्टेराइल पार्ट है, ठीक है। अब ये जो फिलामेंट है इसका ये जो लोअर एंड है इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। ये फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है और ये वाला डिस्टल एंड है। अब ध्यान देना कि जो प्रॉक्सिमल एंड है ना फिलामेंट का, ये अटैच होता है टू थैलेमस, थैलेमस से अटैच होता है या फिर अटैच होता है पेटल से। तो याद रखिएगा फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल एंड है वो अटैच होगा थैलेमस से या पेटल से। अब अगर ये प्रॉक्सिमल एंड पेटल से अटैच है मतलब स्टेमन किससे जुड़ गया, पेटल से जुड़ गया, तो कंडीशन क्या कहलाएगा, एपिपेटलस। मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया है आपको, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है तो याद रखिएगा। अब देखो ये यहाँ पे आप अगर देखिए, वो 1 मिनट देखो समझिए, देखिए याद रखना। यहाँ पे ये मैंने दिखाया है, क्या दिखाया है, ये स्टेमन है। तो यहाँ पे ये एंथर है और ये वाला पार्ट क्या है, फिलामेंट है। तो फिलामेंट का लोअर एंड प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है जो कि अटैच है यहाँ पे थैलेमस से। तो याद रखना प्रॉक्सिमल मतलब पॉ से प्रॉक्सिमल, पॉ से पास। थैलेमस के पास जो एंड होगा वो प्रॉक्सिमल होगा और वही अटैच होगा थैलेमस से, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। अब देखो ये क्लियर हो गया ये सारे पॉइंट्स। अब है कि टिपिकल एंथर। एक टिपिकल एंथर जो होता है ना वो बाय लोब्ड होता है। बाय का मतलब 2 एंड लोब्ड का मतलब लोब, उसमें 2 लोब्स होते हैं। इसके अलावा ये डाइथिकस होता है टिपिकल एंथर एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। इसका क्या मतलब है ये अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। अभी आप इसको हटा दीजिए। अब चलो, अब यहाँ पे हम एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन की स्टडी करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे ये एंथर है ना, इसको हमने ऐसे ऐसे कट किया ट्रांसवर्स सेक्शन, और अब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन तो आप लोग समझते ही होंगे। तो ये यहाँ पे क्या है, टीएस। टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन एंथर। एक एंथर का टीएस है। टीएस में जो एंथर होते हैं ये टेट्रागोनल दिखते हैं। टेट्रा का मतलब 4, टेट्रागोनल मतलब 4 साइडेड दिखते हैं। आप देख रहे हो ना इसकी 4 साइडेड दिख रहा है ये एंथर। तो टीएस के अंदर जो एंथर है वो कैसा दिखता है, टेट्रागोनल दिखता है। अच्छा, यहाँ पे सेंटर में ये कनेक्टिव है, मैंने तो बताया नहीं। देखो
यहाँ पे कनेक्टिव होता है। कनेक्टिव जो है वो क्या करता है, एंथर को फिलामेंट से अटैच करता है और ये यहाँ पे ऊपर तक होता है, एंथर लोब को भी कनेक्ट करता है। और इसमें वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो यहाँ ऊपर तक वाटर एंड फूड के सप्लाई को मेंटेन करेगा। ठीक है, ऊपर तक भोजन जल पहुंचाएगा, तो ये कनेक्टिव हो गया। तो अब देखो ये तो पूरा ऊपर तक यहाँ जा रहा है ना, तो अब एंथर को कहीं से भी कट करेंगे तो बीच में आपको कनेक्टिव दिखेगा। तो यहाँ पे देखो बीच में ये मैंने दिखा दिया, ये कनेक्टिव है, एक डॉट के फॉर्म में दिखा दिया। अब ये दो एंथर लोब हो गया। ये देखो ये एक लोब हो गया एंथर का, ये दूसरा लोब हो गया। एंथर कैसा है, बाय लोब है, दो लोब है ना, तो ये एक लोब हो गया ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर, ये दूसरा लोब हो गया। ठीक है, अब देखो प्रत्येक लोब में आपको ये एक सर्कुलर सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दो। तो प्रत्येक लोब में ये जो दो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, सिंगुलर होगा माइक्रोस्पोरेंजियम। तो प्रत्येक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया है और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये अपीयर नियरली सर्कुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर ये नियरली सर्कुलर दिखता है। ठीक है, अब यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जब मैच्योर होगा ना, तब हम इसे पोलन सैक कहेंगे। इमैच्योर कंडीशन में क्या कह दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया। जब मैच्योर होगा तो क्या कहेंगे, पोलन सैक कहेंगे। देखो एनसीईआरटी ने लिखा भी है कि द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजिया वो डेवलप होगा एंड वही क्या कहलाएगा, आगे मैच्योर होके पोलन सैक कहलाएगा। अब माइक्रोस्पोरेंजिया में यहाँ पे आप देखो क्या भरा है, माइक्रोस्पोर्स भरे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या है, माइक्रोस्पोर्स है। अब यही माइक्रोस्पोर्स आगे जब मैच्योर होंगे तो इन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहेंगे। माइक्रोस्पोर्स ही आगे जब मैच्योर होगा तो उन्हें हम क्या कह देंगे, पोलन ग्रेन्स कह देंगे। इन दोनों शब्द में हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है, बट ये दोनों टर्म जो है ये पर्यायवाची की तरह इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। देखो यहाँ पे जब माइक्रोस्पोर्स में जब एक वॉल लेयर, एक जॉइन बन जाता है ना, तब इसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। नहीं है तो उसे हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं, आगे हम समझेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो पोलन सैक है ना, पोलन सैक, इसे हम थीका भी कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं, थीका भी कह देते हैं। तो देखो यही यहाँ पे लिखा है कि एक टिपिकल एंथर जो होता है वो डायथिकस होता है, मीन्स ईच लोब इज हैविंग टू थीका। प्रत्येक लोब में दो थीका है। आप देखिए पोलन सैक को हमने क्या कह दिया, थीका भी कह दिया। ये एक लोब है एंथर का, ये दूसरा लोब है, तो प्रत्येक लोब में दो थीका है ना, तो इसीलिए एंथर कैसा हो गया, टिपिकल एंथर डायथिकस हो गया। इसके अलावा हम एंथर को, टिपिकल एंथर को टेट्रा स्पोरेंजिएट भी कह देते हैं। टेट्रा का मतलब चार, स्पोरेंजिएट मतलब स्पोरेंजिया, मीन्स एक टिपिकल एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। आप देख लीजिए दोनों लोब मिला के यहाँ पे कितने माइक्रोस्पोरेंजिया है, 1 2 3 4, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो एंथर कैसे हो गए, टेट्रा स्पोरेंजिएट हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कुछ आपको धसा हुआ सा हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पे ये देखो दोनों साइड में, इसे कहते हैं स्टोमियम। ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर आपको ये धसा हुआ सा हिस्सा दिख रहा होगा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्टोमियम। अब देखो, अब मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूँ, 1 मिनट। अब देखो यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए एंथर का ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है, ये यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं वो दिखाया गया, ये आप मत देखो। अब देखो जो हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में देखा था, ये धंसा हुआ सा हिस्सा, ये स्टोमियम है। अगर इसको लॉन्गिट्यूडनली देखा जाए, लंबाई में देखा जाए, तो आप देखो ये तो पूरा एक खांच की फॉर्म में है लंबाई में। ये देखो इधर भी और इस साइड भी आपको दिख रहा है, ये पूरा एक ग्रुप के फॉर्म में है। इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप। और यहीं से एंथर जो है वो फटता है, यहीं से एंथर का, यहीं से डेहिसेंस ऑफ एंथर होता है, तो इसे लाइन ऑफ डेहिसेंस भी कह दिया जाता है। तो याद रखना, यही स्टोमियम है, यही लाइन ऑफ डेहिसेंस है, यही लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव है। ठीक है, तो एक टिपिकल एंथर में 2 लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुव होते हैं, ये आप देख लिया। अब चलो इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अब एनसीईआरटी ने क्या लाइन लिखा है कि द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक्स, कि यही माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो आगे डेवलप होकर क्या कहलाएंगे, पोलन सैक कहलाएंगे। अब क्या है कि दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलन ग्रेन्स। अब देखिए कि यहाँ पे ये, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे ये एंथर है। ठीक है, अब एंथर के अंदर क्या है, पोलन सैक है। तो एंथर की जितनी लंबाई है उतनी वहां तक पोलन सैक होंगे, है ना, ये पूरे एंथर में होंगे, जितनी लंबाई है वहां तक पोलन सैक होंगे। और पोलन सैक में भरे होते हैं पोलन ग्रेन्स। ये कैसे बनते हैं ये अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, एनसीईआरटी का ही पेज है, आपने तो पहचान ही लिया होगा। तो यहाँ पे ये है टीएस ऑफ
यंग एंथर का ट्रांसपोर्ट सेक्शन, आप ध्यान रखना कि ये यंग एंथर का ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, मैच्योर एंथर का नहीं। तो ये कैसा यंग एंथर का ट्रांसपोर्ट सेक्शन है। अब इसमें देखें तो सबसे बाहर की तरफ यहाँ पे ये एपिडर्मिस होती है, सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, एपिडर्मिस, और ये सिंगल लेयर्ड होती है ना। अब देखो ये सेल नहीं दिखाया गया, बट ऐसे ऐसे करके ये एपिडर्मिस होगा सबसे बाहर की तरफ, ठीक है। सिंगल लेयर है, मैंने ब्रैकेट में एक लिख दिया, इसका मतलब है ये सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो सबसे बाहर यहाँ पे क्या है, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के अंदर ये वाली जो लेयर है ये है एंडोथीसियम, और ये भी सिंगल लेयर होती है। और एंडोथीसियम के अंदर यहाँ पे होगा मिडिल लेयर्स, यहाँ पे क्या होगा, मिडिल लेयर्स होंगे। ये 1 से 3 तक हो सकते हैं, मीन्स 1 लेयर भी हो सकता है, 2 लेयर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 से 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और उसके अंदर सबसे अंदर यहाँ पे ये वाली जो लेयर है, ये है टेपिटम, ये भी सिंगल लेयर होती है, ठीक है। तो सबसे बाहर है एपिडर्मिस जो कि सिंगल लेयर है, उसके अंदर है एंडोथीसियम, ये भी सिंगल लेयर है, इसके अंदर है मिडिल लेयर्स, ये 1 से 3 तक हो सकते हैं, और फिर उस मिडिल लेयर के अंदर यहाँ पे ये है टेपिटम, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे सेंटर में जब एंथर यंग है ना, तो यहाँ पे सेंटर में एक टिश्यू भरा होता है, देखो यहाँ पे भी होगा। इस टिश्यू को कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। और ये कैसा है, 2n है, डिप्लॉयड है। यहाँ पे देखो एपिडर्मिस, ये सारे जो है टेपिटम, मिडिल लेयर्स, ये 2n होंगे, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी कैसा है, डिप्लॉयड है, 2n है। तो यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है सेंटर में, जो कि कैसा है, 2n है। अब इसी स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल है, सेल, उसको आगे चल के हम कहेंगे एमएमसी और पीएमसी, मींस माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी का मतलब क्या हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या पीएमसी का मतलब क्या हो गया, पोलन मदर सेल। अब इस एमएमसी या पीएमसी में होगा मियोसिस, इसमें मियोसिस होता है, तो इससे बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। अब चूंकि ये मियोसिस से बन रहे हैं तो ये क्या होंगे, एन होंगे, और यही माइक्रोस्पोर्स आगे डेवलप होंगे और कहलाएंगे पोलन ग्रेन्स। ये भी कैसे होंगे, एन होंगे। तो ये कैसे हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये मियोसिस से बन रहे हैं। तो यहां तक क्लियर आपको समझ में आया। अब देखो ये जो इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट, उसको यहाँ पे एनलार्ज करके सेल्यूलर फॉर्म में दिखाया गया है। देखिए सबसे बाहर ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस की सेल दिखाया गया है, और ये कैसी है, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर यहाँ पे ये वाली ये एंडोथीसियम है, ये भी सिंगल लेयर होती है। और उसके अंदर यहाँ पे ये मिडिल लेयर्स दिखाया गया, इसमें 2 लेयर दिखाया गया है, मतलब 1 से 3 लेयर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे 2 लेयर दिखाया गया है, ये मिडिल लेयर्स है। और उसके अंदर यहाँ पे ये टेपिटम है, टेपिटम ये भी सिंगल लेयर है। और अंदर यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दिखाया गया है कि शुरुआत में तो यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू भरा है, और इसी स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल है उसको आगे चल के हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल कहेंगे। ये दोनों टर्म जो है वो पर्यायवाची की तरह यूज कर लिए जाते हैं, बट इनमें हल्का सा डिफरेंस है। यहां तक आपको समझ में आया। अब आइए, अब हम इन लेयर्स का थोड़ा फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये जो एपिडर्मिस है ना, ये सबसे बाहर है। जो सबसे बाहर होता है उसका काम है प्रोटेक्शन देना। हमारी स्किन की भी जो सबसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये आउटर लेयर है, तो ये क्या देगी, प्रोटेक्शन देती है। इसके अंदर यहाँ पे एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम प्रोटेक्टिव भी है, और साथ में ही ये डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के डेहिसेंस में, एंथर के फटने में भी हेल्प करती है ये वाली लेयर। तो आप याद रखना कि इसका फंक्शन डेहिसेंस ऑफ एंथर में भी है और ये प्रोटेक्टिव भी है। इसके अलावा यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे क्या है, मिडिल लेयर्स होते हैं, जो कि 1 से 3 लेयर हो सकते हैं। मिडिल लेयर्स जो होते हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं और इनमें स्टोर्ड फूड होता है। तो मिडिल लेयर के अंदर यहाँ पे ये क्या है, ये है टेपिटम। तो टेपिटम क्या करता है ना, मिडिल लेयर से शुरुआत में ही मिडिल लेयर से टेपिटम इस मिडिल लेयर का फूड जो है वो एब्जॉर्ब करके यहाँ पे अंदर दे देता है, अंदर में यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि अंदर यहाँ पे डिवीजन होना है तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तो फूड चाहिए। तो फूड कौन देता है, टेपिटम देता है। किससे लेके देता है, मिडिल लेयर से लेके देता है। तो देखो मिडिल लेयर में जब तक फूड होगा मिडिल लेयर लिविंग होगी, जब फूड खत्म तो ये भी तो खत्म हो जाएंगी। तो शुरुआत में ही मिडिल लेयर जो है वो डिजेनरेट कर जाती है, क्योंकि शुरुआत में ही टेपिटम इसका फूड लेके यहाँ अंदर दे देता है। तो शुरुआत में ही मिडिल लेयर डिजेनरेट हो जाएगी। तो जब आप ये देखो, ये तो यंग एंथर का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लेकिन जब आप मैच्योर एंथर का स्ट्रक्चर देखेंगे, मैच्योर एंथर मतलब जब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, जब तब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको मिडिल लेयर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये शुरुआत में ही डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे ये टेपिटम है। टेपिटम को मेन न्यूट्रिटिव लेयर माना जाता है, क्योंकि देखो टेपिटम एक तो क्या कर रहा है, मिडिल लेयर से फूड लेके यहाँ पे अंदर पे दे रहा है, अंदर प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा इसका खुद का भी न्यूट्रिशन है, वो भी अंदर देता है। साथ में ये
हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। तो इसको मेन न्यूट्रिटिव लेयर माना जाता है, किसको, टेपिटम को। अब इन सभी के बारे में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है आप यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। ये एनसीईआरटी की लाइन है, क्या है कि द आउटर थ्री वॉल लेयर्स, आउटर थ्री वॉल लेयर्स का क्या मतलब है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर्स, इन तीनों की बात हो रही है। ये क्या करते हैं, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। मतलब एनसीईआरटी ने डायरेक्ट कह दिया कि आउटर थ्री लेयर्स जो है उनका काम है प्रोटेक्शन देना एंड एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करना। लेकिन आप याद रखना तीनों में से कौन सी लेयर डेहिसेंस में हेल्प करती है, डेहिसेंस ऑफ एंथर में कौन हेल्प, एंथर के फटने में कौन हेल्प कर रहा है, एंडोथीसियम, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो टेपिटम है ये इनर मोस्ट वॉल लेयर है, सबसे अंदर वही है, याद रखना। इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। देखो टेपिटम जो है, ये जो लेयर है टेपिटम, ये यहाँ पे अंदर जो भी टिश्यू या सेल्स है उसको न्यूट्रिशन देता है, जो भी यहाँ पे है। जब तक पोलन ग्रेन्स नहीं बन जाते हैं तब तक ये जो टेपिटम है ये यहाँ पे न्यूट्रिशन देगा। जब पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे तब तक इसका भी फूड खत्म हो जाता है और ये भी जो है वो डिजेनरेट कर जाता है। तो मैच्योर एंथर में ये भी नहीं दिखेगा। मैच्योर एंथर में जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको दो ही लेयर्स दिखेंगी, एक एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीसियम। तो यहाँ पे जो भी टिश्यू या सेल्स प्रेजेंट है उसको टेपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब क्या है कि सेल्स ऑफ द टेपिटम, टेपिटम का जो सेल है ये उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड जनरली है मोर देन वन न्यूक्लियस, और उनमें मोर देन वन न्यूक्लियस होता है। एनसीईआरटी ने यहाँ पे पूछा है कि आपको क्या लगता है कि टेपिटम की सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस कैसे हो गई, तो आप इसको देखिए कैसे हो गई। ये यहाँ पे एक टेपिटम की सेल है, ठीक है, ये कैसी है, यूनिन्यूक्लिएट है। अब इसमें हो गया एफएनडी, एफएनडी का मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, नाम से क्लियर है कि यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो कैसा हो गया, बाय न्यूक्लिएट हो गया। फिर से हो गया फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो कैसा हो गया, मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। तो इनमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है और इस वजह से ये बाय न्यूक्लिएट हो जाते हैं। एनसीईआरटी ने पूछा है कि कैसे हो गए बाय न्यूक्लिएट, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से ये बाय न्यूक्लिएट हो जाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो हमने डेवलपमेंट पढ़ा ये कैसे हुआ, आइए इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो आइए समझते हैं। देखो यहाँ पे ये मेरे पास छोटा सा टुकड़ा है, इससे समझेंगे। देखो यहाँ पे शुरुआत में जब एंथर यंग है तो यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल को क्या कहेंगे, स्पोरोजिनस सेल कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक स्पोरोजिनस सेल को निकाल के आपको दिखाया, ये कैसी है, 2n है ना। स्पोरोजिनस सेल कैसी होगी, 2n होगी। देखो क्या होता है ना कि यहाँ पे बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल है प्रेजेंट है, और ये जो स्पोरोजिनस सेल है ना ये सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। अब क्या करना है कि इन सेल के बीच में जो ये कनेक्शन है इनको तोड़ना है। तो ये सेल क्या करती है, यहाँ पे बहुत सारी सेल प्रेजेंट है, अब इनको कनेक्शन तोड़ना है तो ये सेल क्या करती है, अपने चारों तरफ कैलोज का सिक्रीशन करती है। कैलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस स्पोरोजिनस सेल ने क्या किया, सारी स्पोरोजिनस सेल ने क्या किया, अपने चारों तरफ कैलोज का सिक्रीशन किया। तो इनके चारों तरफ कैलोज की एक लेयर बन जाती है और इसकी वजह से क्या होता है कि इनके बीच में जो कनेक्शन था वो टूट जाता है। तो कैलोज की लेयर ने क्या किया, जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन था उसको तोड़ दिया। अब जब इसके चारों तरफ कैलोज की लेयर आ गई तो अब इसी स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल है स्पोरोजिनस सेल, इसको क्या कहेंगे, एमएमसी या पीएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। नाम से क्लियर है कि ये माइक्रोस्पोर की माँ है तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कह दिया, पॉलन की माँ है तो पॉलन मदर सेल कह दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ तो नहीं हुआ, सिर्फ ये लेयर आ गया है, तो इसीलिए इन दोनों टर्म को सिनोनिमसली यानी कि पर्यायवाची की तरह यूज कर लिया जाता है। और ये भी कैसे है, 2n है। अब इस एमएमसी या पीएमसी जो है इसमें होता है मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस होगा। अब आप जानते हैं कि जब एक डिप्लॉयड सेल में मियोसिस होता है तो 4 हैप्लॉयड सेल बनती है। तो यहाँ पे ये बने हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड बने हैं, 4 माइक्रोस्पोर बने हैं जो कि टेट्राड की फॉर्म में है। ये माइक्रोस्पोर जो है इनके बाहर भी ये देखो कैलोज की लेयर है ना। अब ये जो माइक्रोस्पोर बने हैं यहाँ पे 4, इनके बीच में भी कनेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। इन कनेक्शन को भी तोड़ना है, उखाड़ना है, ब्रेक करना है। तो ये टेट्राड क्या करता है, अपने इनर साइड में भी कैलोज का सिक्रीशन कर लेता है। तो अब क्या हुआ कि ये सेल्स इंटरनली तो डिस्कनेक्टेड हो गई लेकिन एक्सटर्नली ये कैलोज की हेल्प से एक दूसरे से अटैच है। अब इन सेल को अलग होना है,
अब इनको साथ में चिपक के नहीं रहना, ये कैलोज की हेल्प से चिपके पड़े हैं, अब इनको अलग होना है। तो अब इन सेल ने फोन लगाया कि इसको टेपिटम को, कि भैया टेपिटम कुछ करो, हम यहाँ पे इंटरनली तो हम डिस्कनेक्टेड है, बट ये कैलोज हमको बाहर से चिपका के रखा है, तो अब आप कुछ कीजिए। तो अब टेपिटम क्या करता है, टेपिटम कहता है चिंता मत करो, कुछ करते हैं। तो टेपिटम यहाँ पे एक एंजाइम बनाता है कैलेज, एक एंजाइम सिक्रीट करता है कैलेज। अब ये जो कैलेज एंजाइम है वो इस कैलोज को क्या करेगा, डिजोल्व कर देगा, घोल देगा। तो अब कैलेज एंजाइम ने क्या किया, कैलोज को डिजोल्व कर दिया। कैलेज एंजाइम को बनाया किसने, सिक्रीट किसने किया, टेपिटम ने। तो अब ये जब डिजोल्व हो गए कैलोज, तो अब ये चारों माइक्रोस्पोर्स अलग अलग हो गए। अब यही चारों माइक्रोस्पोर्स आगे डेवलप होके क्या बनाएंगे, 4 पोलन ग्रेन बनाएंगे। अब देखो ये जो इसका एनसीईआरटी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको दिखाती हूँ वो क्वेश्चन। हाँ देखिए क्या पूछा है यहाँ पे, देखो कि व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड, यानी कि यहाँ पे ये जो टेट्राड बने हैं, ये जो टेट्राड है, इनके सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी, एन होगा। ऐसे जोड़ के मत कह देना है ना, ये साथ में है, कैलोज की हेल्प से जुड़े हुए हैं, बट इंडिविजुअल देखा जाता है ना प्लॉइडी, तो ये कैसा होगा, एन होगा। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये 4 माइक्रोस्पोर्स अलग हो गए कैलोज एंजाइम की वजह से, और ये चारों आगे डेवलप होके 4 पोलन ग्रेन बनाएंगे। ये हम अभी आगे देखने वाले हैं, इनका फर्दर डेवलपमेंट और आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे जो बचा है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।